बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोक जबान ऊपर नीचे के दांतों से मिलकर जा, सीन, स्वाद अदा होते हैं। यह मखरज नंबर 9 है। मखरज नंबर 9 में बता रहे हैं नोक जबान। नोक जबान और कनारा जबान दो लफ्ज आते हैं बेटा। नोक जबान का मतलब होता है जो हमारी लंबी लंबी जबान है ना, तो उसका अगला हिस्सा जो हमारा हम पतला करना चाहते हैं तो पतला करके बाहर भी निकाल लेते हैं जबान का। तो जो पतला सा सिरा जो बाहर निकलता है या दिखता है हमें पतला सिरा, वही नोक जबान कहलाता है बेटा। उसी को सिरा जबान कहते हैं। ठीक है। फरमाते हैं कि जबान की जो नोक है, अगला हिस्सा जो है वो ऊपर और नीचे के दांतों से मिलकर, मतलब ऊपर और नीचे दोनों को आपस में दांतों को मिलाओ और मिलाने के बाद उन्हीं के ठीक पीछे, उन्हीं के मिलने की जगह पर जबान की नोक लगाकर जा, सीन, स्वाद अदा करेंगे। तो जा भी वहीं से अदा होगी, सीन भी वहीं पर। सब में देखो सीटी है, ऐसे स्वाद में भी सीटी है थोड़ी, लेकिन स्वाद में फर्क इतना होगा कि जा सीन में तो सिर्फ आप नोक जबान दोनों दांतों के मिलने की जगह पर पीछे से लगाएंगे तो जा और सीन अदा हो जाएगा। लेकिन स्वाद में आपको थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्वाद में, स्वाद जो होता है उसमें तफखीम होती है, यानी उसको थोड़ा सा भारी पड़ा जाता है स्वाद ऐसे करके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा कि जबान की नोक जो है, उस नोक जबान को हमें दांतों के पीछे तो लाना ही पड़ेगा, दांतों से मिलाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें उस नोक जबान से थोड़े से पीछे की जो हमारी जबान है ना, उस जबान को हमें तालू की तरफ ऊपर के लिए हल्का सा उठाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर भारीपन पैदा हो जाए। ठीक है। तो स्वाद अदा करेंगे फिर। स्वाद स्वाद स्वाद, समझ में आ रही है बेटा? तो स्वाद अदा करने के लिए थोड़ी सी देर लगेगी आपको। करना वही है कि जा और सीन की तरह आप नोक जबान ऊपर नीचे के दांतों से मिलाकर, जबान की नोक को ऊपर नीचे के दांतों से मिलाइए आप, तो जा और सीन अदा हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही मिलाना है, लेकिन जो हमारी जबान की पुष्ट है, उस पुष्ट को थोड़ा सा तालू की तरफ हल्का सा उठाएंगे तो स्वाद अदा हो जाएगा। स्वाद स्वाद, इस तरीके से पढ़ेंगे फिर। ठीक है। तो चूंकि स्वाद का भी मखरज है वही जा और सीन वाला, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीज बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें तफखीम हो जाती है, वो थोड़ा सा भारी हो जाता है, पुर हो जाता है। इसलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ती है? हमें पुष्ट जबान, हमें अपनी जबान का जो ऊपरी हिस्सा है ना, उसको हमें अपने तालू की तरफ हल्का सा उठाना पड़ता है स्वाद अदा करने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से अदा करेंगे। कायदा नंबर 10, ऊपर के दांतों का किनारा नीचे के होंठ से मिलकर फा अदा होता है। फा अदा करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर के दांतों का किनारा, जो हमारे सामने वाले ऊपर के बड़े बड़े दो दांत होते हैं ना, उन दांतों का निचला हिस्सा जो है, किनारा जो है, उसको हम नीचे वाले होंठ के ऊपर रखेंगे। लेकिन होंठ के ऊपर रखेंगे तो दबाएंगे नहीं होंठ को बिल्कुल। अगर आपने होंठ को दबा दिया तो आपको अदा ही नहीं कर पाएंगे। दबाएंगे बिल्कुल नहीं, हल्के से नरमी से उसके होंठ के ऊपर अपने दांतों को रखेंगे और फिर उसको फा अदा करेंगे। कैसे? फा फा फा। ठीक है। सभी लोग अदा कर लेते होंगे, फा तो अदा करने में कोई दुश्वारी नहीं है। 11 नंबर, दोनों होंठ से मिलकर बा, मीम और कुछ खुला रहकर वाओ गैर मद्दा अदा होता है। बेटा दोनों होंठ मिलाओ, दोनों होंठ मिलाकर हम बा अदा करते हैं। तो बा का मखरज भी दोनों होंठों का मिलना है और मीम का मखरज भी दोनों होंठों का मिलना है। तो दोनों होंठों में, होंठों के मिलने से हम बा अदा करते हैं। देखो दोनों होंठों को मिलाकर बा बा बा। ठीक है। और मीम मीम मीम,
बा और मीम दोनों में होंठ की तरी और मीम में दोनों होंठों की खुश्की मिलती है। अगर हम बा अदा करेंगे तो देखो हमारे होंठ की तरी और खुश्की समझते हो बेटा। हम बा अदा करते हैं, बा अदा करते हैं, देखो हमारे होंठ जो हैं ऊपर नीचे के होंठों में आप गौर करिए तो हमारा थूक जो है बाहर तो लगा नहीं रहता होंठों पर, बल्कि हमारे जो होंठ का जो किनारा, अंदर वाला जो किनारा है वो हमारे दांतों की तरफ जो लगा रहता है उस पे थूक लगा हुआ होता है, तो वो तरी कहलाता है, होंठों की तरी। और जो बाहर का, ऊपर का और बाहर का जो किनारा है जिस पर थूक नहीं आता है आमतौर से, उसको खुश्की कहते हैं बेटा। तो बा और मीम दोनों होंठों से ही मिलकर अदा होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि बा में दोनों होंठों की तरी मिलती है, बा ऊपर वाले होंठ की भी तरी और नीचे वाले होंठ की भी तरी बा, और मीम में दोनों होंठों की खुश्की मिलती है, मीम थोड़ा सा होंठ अंदर के लिए जाते हैं ना और उनकी खुश्की से खुश्की मिलती है। तो होंठ जो है, होंठों का मिलना, ये दोनों मखरज, होंठों का मिलना ये मखरज है, बा का भी और मीम का भी, है ना। लेकिन दोनों में फर्क कैसे हुआ कि बा अदा करने में दोनों होंठों की तरी मिलती है और मीम अदा करने में दोनों होंठों की खुश्की मिलती है। वहीं पर वाओ गैर मद्दा का भी यही मखरज है, वाओ गैर मद्दा। एक होता है वाव मद्दा, एक होता है वाव गैर मद्दा। ऐसी एक याय मद्दा होती है, एक याय गैर मद्दा होती है। एक अलिफे मद्दा होता है, एक अलिफे गैर मद्दा भी होता है। तो जहां पर बेटा वाव मद्दा और गैर मद्दा, वाव मद्दा उस वाव को कहते हैं जिससे पहले पेश हो, या मद्दा उस या को कहते हैं जिससे पहले जेर हो, और अलिफ मद्दा उस अलिफ को कहते हैं जिससे पहले जबर हो। और इनके अलावा अगर इनके पहले जबर नहीं है, अलिफ से पहले जबर नहीं है, वाव से पहले पेश नहीं है, या से पहले जेर नहीं है, तो उसको वाव अलिफ, वाव और या गैर मद्दा कहते हैं। तो वाव गैर मद्दा जो है वो भी कहां से अदा होता है, दोनों होंठों के मिलने ही से, दोनों होंठों से अदा होता है। लेकिन करना कैसे है, होंठ ही मखरज है वाव गैर मद्दा के भी, लेकिन करना क्या है आपको, अब होंठ मिलाना नहीं है बल्कि होंठों को गोल गोल करना है। क्या करना है, होंठों को गोल गोल बना देना है। वाव वाव वाव, गोल गोल बन रहे हैं ना होंठ, सब लोग अदा कर लेते हैं। अगर होंठ मिल गए आपस में तो वो वाव अदा नहीं होगा बेटा, वो फिर बा अदा हो जाएगा वो, अगर होंठ मिल गए तो। कायदा नंबर 12, हल्की खाली जगह से अलिफ और बीच जबान तालु की खाली जगह से या मद्दा और होंठ की खाली जगह से वाव मद्दा अदा होते हैं। हल्की खाली जगह से अलिफ भी मद्दा ही होता है ना बेटा, ऐसी या भी मद्दा होती है, ऐसी वाव भी मद्दा होता है। ये तीनों मद्दा कहां से अदा होते हैं, तो कह रहे हैं कि अलिफ जो होता है वो हल्की खाली जगह से अदा होता है। आ हल्क में इब्तिदाई हल्क कहां कहलाता है, सीने की तरफ जो नीचे है वहां की खाली जगह से जौफ कहलाते हैं। खाली जगह को क्या कहते हैं, जौफ। हमें लग रहा है कि जैसे कि वो ऐसी खाली जगह से ही आवाज निकल कर आ रही है। पा ता, तो आखिर में जो आ की आवाज आ रही है ना, यही अलिफ है। ता सा, तो सा में जो आखिर में जो आ की आवाज है वो अलिफ की आवाज है। वो कहां से निकल रही है, सीने की खाली जगह से आ रही है। कोई करे हल्क से मुराद यहां पर इब्तिदाई हल्क है, जो कि हमने सीने की तरफ बताया था। हल्क की खाली जगह से अलिफ और बीच जबान तालु की खाली जगह से, बीच जबान तालु, हम अपने जबान के कौवा पीछे लगा हुआ है, अगले के जबान का किनारा है, जबान का सिरा है, दोनों के बीच का जो हिस्सा है ना, जहां पर आमतौर से खाना वगैरह रखा जाता है, वो खाली, उसकी और तालु की ऊपर की खाली जगह है ना, तालु भी गोल गोल है ना ऊपर से, तो उसकी भी खाली जगह बनती है। तो उसकी खाली जगह से या मद्दा अदा होता है। कैसे,
या मद्दा अदा कैसे करेंगे? नस्तईन, नस्तईन। जैसे नस्तईन में जो ई जो आखिर में ई की आवाज निकल रही है ना, कहां से अदा हो रही है? वही बीच जबान तालु की खाली जगह से। पढ़ के देख लो, नस्तईन। तो जो ऐन के बाद जो ई की आवाज है वो कहां से? हमारे जबान के ऊपर जो तालु की खाली जगह है उस जगह से वो अदा हो रही है। एक बार आप भी पढ़ के देख लो, नस्तईन। ठीक है। और होंठ की खाली जगह से वाव मद्दा अदा होता है। होंठ की खाली जगह जो, अब होंठ की खाली जगह कैसे होगी बेटा? होंठों को गोल करना पड़ जाएगा ना थोड़ा सा। जैसे यरमलून, लून, तो लाम के बाद जो ऊ की आवाज आ रही है ना, यही वाव मद्दा है। यरमलून, यफअलून, तो लाम के बाद जो ऊ की आवाज आ रही है ये होंठों की खाली जगह से ही तो आ रही है। होंठ गोल हो गए, उनकी जो बीच की खाली जगह बचती है वहां से वाव मद्दा अदा हो जाता है। ठीक है बेटा। फरमाते हैं फायदा, जो हर्फ एक दूसरे के मुशाबे हैं वो किसी ना किसी सिफत से जरूर पहचाने जाएंगे। तो बेटा एक एक जगह से कई कई हर्फ निकल रहे हैं ना, जैसे हमने जा है, सीन है, स्वाद है, तीनों का मखरज एक ही बताया। क्या? नोक जबान ऊपर नीचे के दांतों से मिलकर ये अदा हो रहे हैं। तो यहां पर मखरज ही एक है। और कभी कभी कई हुरूफ बोलने में एक से लगते हैं, जैसे कि स्वाद है ना, और सीन, और लेकिन थोड़े से उनकी अदायगी अलग अलग हो जाती है बेटा। मखरज अगरचे एक से होते हैं लेकिन थोड़ी सी अदायगी अलग अलग हो जाती है। जैसे मैंने वहीं पर आपको बताया था माक़ब्ल में कि जाल भी अदा हो रहा है वहीं से और वा भी अदा हो रहा है, लेकिन वा जोय जिसे हम कह रहे हैं वो जोय कैसे अदा हो रहा है? तो उसमें थोड़ी सी तफखीम हो गई, वो थोड़ा सा पुर हो जाता है ना, जबान को तालू की तरफ हल्का से उठाना पड़ जाता है। तो ये जो अंदाज है उसके अदा करने का, यही अंदाज को बेटा सिफत कहते हैं। तो इस सिफत, एक लफ्ज की कोई सिफत होती है वो दूसरे लफ्ज से उसको मुमताज कर देती है। तो कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के मुशाबे जरूर होते हैं लेकिन अपनी अपनी सिफात की बिना पर एक दूसरे के बीच में इम्तियाज हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग अलग समझ में आते हैं। इसी को फायदे के तौर पर बता रहे हैं। अब जिस सिफत ने बेटा एक लफ्ज को, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मुमताज कर दिया, अब मुमताज करने वाली का अरबी जबान में जो लफ्ज आता है मुमताज करने वाले के माना में, वो आता है मुमय्यिज़ा। क्या लफ्ज आता है? मुमय्यिज़, तमीज देने वाला, इम्तियाज करने वाला, अलग अलग करने वाला। ठीक है। तो अब अगर दो हर्फ कहीं पर हमें एक से लगे, एक दूसरे के मुशाबे लगे, लेकिन अपनी सिफत की बिना पर एक दूसरे से अलग हो जाते हो, तो उसी सिफत को सिफते मुमय्यिज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफते मुमय्यिज़ा। तो अब यहां पर सिफत दो तरह की हो गई बेटा, एक सिफत सिफते मुमय्यिज़ा कहलाती है ना, और एक सिफत सिफते गैर मुमय्यिज़ा कहलाती है। कभी कभी ऐसी सिफत भी होती है जो कि दूसरे से इम्तियाज नहीं बख्शती है। ठीक है। अब सिफत मुमय्यिज़ा की भी फिर दो किस्में हो जाती हैं, कभी लाजिमा होती है, कभी आरिज़ा होती है। उसकी तफसील इंशाअल्लाह हम ज़ियाउल क़िरात में पढ़ते हैं। फरमाते फायदा, जो हर्फ एक दूसरे के मुशाबे हैं वो किसी ना किसी सिफत से जरूर पहचाने जाएंगे, यानी उनके अंदर कोई ना कोई सिफत ऐसी होगी जो उनको एक दूसरे से अलग कर देगी। फरमाते ऐसी सिफत को सिफते मुमय्यिज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफते मुमय्यिज़ा। बस साद, पा, वा, काफ में सिफते मुमय्यिज़ा पुर है। अब देखो पुर हमने बताया था ना, सीन भी वहीं से अदा हो रहा है और जा भी वहीं से अदा हो रहा है और वहीं पर स्वाद भी अदा हो रहा है। लेकिन स्वाद में हमने बताया था कि हमें जबान के नोक को दांतों से मिलाना तो है जा और सीन की तरह, लेकिन साथ ही साथ उसको पुर करने के लिए हमें अपनी जबान के पुश्त को तालू की तरफ भी उठाना है। तो तालू की तरफ जैसे उठाएंगे वैसे ही वो स्वाद जो है वो पुर हो जाएगा फौरन, और ये पुर होना ही सिफते मुमय्यिज़ा कहलाएगी।
अब जा और सीन से स्वाद जो है वो मुमताज हो गया पुर होने में। जब पुर होने में मुमताज हो गया तो इसका पुर होना ही सिफत मुमय्यज़ा कहलाएगा। फरमाते हैं स्वाद क़ा वा क़ाफ में सिफत मुमय्यज़ा पुर है, और था राल ये सब के सब बारीक पड़े जा रहे हैं ना, तो नरमी के साथ निकल रहे हैं ये। तो फरमाते हैं सा राल में नरमी वाली सिफत मुमय्यज़ा है। क्या है? नरमी वाली सिफत मुमय्यज़ा है। ठीक है, जिसको रिख्वा कहते हैं, ज़ियाउल क़िराअत में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आप। और वाद के अदा करते वक्त आवाज मखरज में किस कदर दराज होती है, यह सिफत जा में नहीं। बेटा वा के अंदर आवाज दराज नहीं होती है, और वहीं पर वाद अदा करने में जैसे हमने कहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो हमने यहां पर वाद जब हम अदा कर रहे हैं ना, किनारा जबान दाढ़ से लगाकर जब ला रहे हैं ना, तो आवाज दराज हो रही है ना। तो वाद के अंदर आवाज दराज हो रही है, और वहीं पर हम वा अदा कर रहे हैं, जा में भी है तो पुर, उसमें भी पुर है, ज़ा भी पुर पड़ी जाती है। जैसे हमने कहा जैसे हमने कहा अज़्ज़ालिमीन अज़्ज़ालिमीन, लेकिन ज़ालिमीन में ज़ा अदा करने में बेटा आवाज दराज नहीं हो रही है, लेकिन वाद अदा करने में आवाज दराज हो रही है। ये आवाज का दराज होना ही यह वाद की सिफत मुमय्यज़ा होगी। ठीक है ना। फरमाते हैं और वाद के अदा करते वक्त आवाज मखरज में किसी कद्र, मतलब थोड़ी, किसी कद्र का मतलब थोड़ी दराज होती है, यह सिफत जा में नहीं। जब जा में नहीं है और वाद में है तो वाद को जा से इस सिफत ने मुमताज कर दिया, अलग कर दिया, तो इसी को वाद की सिफत मुमय्यज़ा कहेंगे। ठीक है बेटा, ये हमने चंद मखारिज पढ़े थे जो हुरूफ में हमने देखा। कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो हल्क से निकल रहे हैं, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो होंठों से अदा हो रहे हैं, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो जबान से अदा हो रहे हैं, है ना। तो कुल असल मखरज तो कुल 3 थे, जबान, होंठ और हल्क। फिर उन्हीं के अंदर फर्ई मखारिज हर हर्फ के अलग अलग हो गए थे। तो किस लफ्ज का, किस हर्फ का क्या मखरज है, यह तफसील से हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, अब आगे वो सिफत के बारे में बताएंगे कि कभी किसी हर्फ के अंदर सिफत पुर होने की होती है, किसी हर्फ के अंदर सिफत बारीक होने की होती है। अब सिफात का जिक्र अगले सबक में इंशाअल्लाह करते हैं।